हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित तो 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। 41 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक है। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में भारत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो भारत को SSSR के नाम से भी आप इसे याद कर सकते हैं। SSS का मतलब है, पहले एस का मतलब है संप्रभु यानी सोवरेज, समाजवादी सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष सेक्युलर, लोकतांत्रिक का मतलब है डेमोक्रेटिक और गणराज्य का मतलब है रिपब्लिक। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में संशोधन करके पंथ निरपेक्ष शब्द शामिल करके धर्मनिरपेक्षता को और सबलता प्रदान की गई है। और वर्तमान समय में भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। तो इसमें देख लेते हैं। सामाजिक न्याय की बात बिल्कुल की गई है, राजनीतिक न्याय भी, इसकी समानता की बात की गई है, विचार की स्वतंत्रता की बात भी की गई है, पूजा की समानता की बात इसमें नहीं की गई है। डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को पूजा की समानता उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। पहला विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये पांचों का उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक का उल्लेख है। जबकि 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर को भी उपलब्ध कराने का वायदा किया गया है, यानी प्रतिष्ठा और अवसर के साथ जीने की अपॉर्चुनिटी आपको दी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता का प्रावधान है। तो समानता का प्रावधान किसमें किया गया है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, प्रतिष्ठा और अवसर की बात इसमें की गई है, वेतन की बात इसमें नहीं की गई है। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है और आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 को BR अम्बेडकर ने संविधान की क्या कहा था? आत्मा कहा था। और प्रस्तावना में प्रतिष्ठा व अवसर की समानता की बात कही गई है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का वर्णन है और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन है। साथ ही प्रतिष्ठा और अवसर की समता का भी उल्लेख किया गया है। अर्थात प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय व 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। तो किसमें किया था? केशवानंद भारतीवाद 1973 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारतीवाद 1973 में इसमें कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का मूल अंग है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं इसका संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। इन प्रावधानों को संविधान संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। यद्यपि संविधान में आधारभूत ढांचा वस्तुनिष्ठ रूप से उल्लिखित नहीं है, किंतु न्यायालय के विभिन्न वादों के निर्णयों के माध्यम से इसे स्पष्टतः समझा जा सकता है। भारत में संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद 1973 के द्वारा स्पष्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं USA के संविधान से लिए गए हैं, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की अवधारणा आर्टिकल 12 से 35 संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार के अतिरिक्त संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया इत्यादि से संबंधित प्रावधान एवं प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। आप वीडियो पॉज करके इनसे नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो USA के संविधान से लिए गए हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो भारत के संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। विनियोग विधेयक की बात भी की जाती है, भारत की संचयी निधि की बात भी की गई है। बजट का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, जिसका वर्णन जो है आर्टिकल 112 के अंतर्गत किया जाता है। आर्टिकल 112 कहता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण की बात उसके द्वारा की जाती है, यानी संविधान में बजट शब्द का वर्णन कहीं भी नहीं किया गया है। ये आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। यह फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसी में वित्तीय वर्ष के आय एवं व्यय से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण बजट कहा जाने लगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा है। विषय और संबंधित अनुच्छेद यानी आर्टिकल दिए गए हैं, तो इसे देख लेते हैं। पहला है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, तो आर्टिकल 50 यानी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 50 कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण उसकी पावर को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके पृथक्करण से संबंधित है। अगला है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, जो है आर्टिकल 46 जो डीपीएसपी के अंतर्गत यानी राज्य के नीति से तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 46 जो कहता है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। अगला है हमारा सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, आर्टिकल 43A। ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आर्टिकल 43A में सहकारी सोसाइटी का संवर्धन की बात नहीं की गई है। और डी है हमारा ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाना। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। ये भी डीपीएसपी के अंतर्गत राज्य के नीति सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। आप देख सकते हैं, इनको एक्सप्लेनेशन तीनों रीड कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। और 43 की बात करेंगे हम। आर्टिकल 43A उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के संबंध में है, यानी उद्योगों में जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी ड्यूटी का प्रावधान किया गया है। उसमें 8 घंटे से अधिक व्यक्ति काम नहीं करेगा, ये प्रावधान आर्टिकल 43A में कहा गया है। उसका संबंध सहकारी से नहीं है। और आर्टिकल 43B के तहत राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि वह सहकारी सोसाइटी समिति के स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंध को प्रोत्साहित करें। दातव्य है कि यह अनुच्छेद 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यानी जो सहकारी सोसाइटी की बात की गई है 43B में की गई है, ए में नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 267। ठीक है, एक होती है कंसोलिडेटेड फंड, एक होती है कंटीजेंसी फंड। जो कंटीजेंसी फंड को ही आकस्मिकता निधि के नाम से जाना जाता है, जिसमें राष्ट्रपति का अधिकार होता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों को अपनी अपनी आकस्मिक निधियां स्थापित करने का प्राधिकार देता है। आकस्मिकता निधि संघ या राज्य में राष्ट्रपति या राज्यपाल के हाथ में रखी जाती है। यानी केंद्र की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के हाथ में और स्टेट की बात करेंगे तो राज्यपाल के हाथ में, ताकि वह अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के वास्ते तब तक के अग्रिम धन दे सके जब तक कि संसद या विधानमंडल उसे प्राधिकृत नहीं कर देते। आकस्मिक निधि ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाई जाती है जिसके अधीन अकस्मात कुछ व्यय जरूरी हो जाए। आप आम भाषा में आकस्मिक निधि को इस तरीके समझ सकते हैं, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, पैसे की ज़रूरत हो, देश में कोई बाह्य आक्रमण हो जाए या कुछ हो जाए, उस दौरान जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि आकस्मिक निधि से पैसा निकाल के राष्ट्रपति तुरंत दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो संविधान की अनुसूची और प्रावधानों से संबंधित है, तो इसे देख लेते हैं। शेड्यूल्स दिए गए हैं। तो तीसरी अनुसूची का संबंध जो है शपथ से है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ से है, जो शपथ राष्ट्रपति
राज्यपाल, ये सभी जो लेते हैं, ठीक है, संविधान की शपथ, संविधान के नाम से जो शपथ लेते हैं उसका प्रावधान इसमें किया गया है। और 7वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें 3 विधायी सूचियों की बात की गई है। कौन सी सूचियां हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में जिनको मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है। और पहली अनुसूची में पंचायत का संबंध नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पंचायत का संबंध जो है 9वीं अनुसूची में किया गया है, यानी इसमें डी रॉन्ग हो जाएगा। पहली अनुसूची का संबंध राज्यों का संघों से संबंध है। आप देख सकते हैं तीसरी अनुसूची शपथ से हो जाएगा, 7वीं अनुसूची तीनों विधायी सूचियों से, 8वीं भाषाओं से, और पहली अनुसूची जो है राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची से संबंधित है। जबकि पंचायत का प्रावधान संविधान के 11वीं अनुसूची में वर्णित है। सॉरी, ऊपर 9 बताया था, 9 जो है भूमि सुधार अधिनियम से है, तो पंचायती राज संविधान जो प्रावधान किया गया पंचायती राज का 11वीं में किया गया है, और नगर पालिका का प्रावधान 12वीं अनुसूची में किया गया है। भाग 9 है, भाग 9 में किया गया है। और शेड्यूल अनुसूची की बात करेंगे तो भाग 11। अगला क्वेश्चन है हमारा, 8वीं अनुसूची में संविधान यानी 92वां संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोंकणी भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नहीं जोड़ा गया था। बाकी बोडो, डोगरी और संताली, ये तीनों भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ये भाषाएं कौन कौन सी हैं? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इनके साथ ही अनुसूचित भाषाओं की संख्या बढ़कर 22 हो गई थी। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। यानी 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसमें पहला बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली हो जाएंगे। और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो 6ठी सूची के प्रावधान जो है त्रिपुरा राज्य में बिल्कुल लागू हो जाएंगे, क्योंकि इस जो है अनुसूचित जनजाति, 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति का प्रावधान है, और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति का प्रावधान किया गया है। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची यानी आर्टिकल 244 क्लॉज 2 और आर्टिकल 275 क्लॉज 1 का जो संविधान संशोधन अधिनियम 1995 व अधिनियम 2003 द्वारा परंतक अतः स्थापित किया गया है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। आप इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जो आर्टिकल 6 में जो प्रावधान किया गया है ATMM, ये ट्रिक है आपका, ये फॉर्मूला है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ATMM, ए का मतलब असम, टी का मतलब त्रिपुरा, एम का मतलब मेघालय और दूसरे एम का मतलब मिजोरम। ATMM की तरफ से याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 6 में ATMM का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो इसे देख लेते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ठीक है, ये राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, जिसमें अभी शेड्यूल 7 में इसका प्रावधान किया गया है, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। और तीसरा है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, द्वितीय अनुसूची, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है उसका प्रावधान 4थी अनुसूची में किया गया है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है 4थी अनुसूची में है। द्वितीय अनुसूची का संबंध वेतन से है। दल बदल विरोध का संबंध 10वीं अनुसूची, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान के किसी निश्चित अनुच्छेद की व्याख्या अर्थात किसी लेख से जुड़ा पूरक विवरण का कथन अनुसूची में होता है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 4थी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, आप ये देख सकते हैं 4थी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, और संघ सूची में वर्तमान की बात करें तो 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय का उल्लेख किया गया है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची व जनगणना जो है संघ सूची से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है। तो शिक्षा जो है एक विधि विषय के रूप में जो सम्मिलित है, कौन से पार्ट में है? समवर्ती सूची में।
ठीक है। इससे पहले शिक्षा को राज्य सूची में डाला गया था, लेकिन अभी संशोधन जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को समवर्ती सूची का भाग बना दिया गया है। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले वह राज्य सूची का विषय था। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? तो संघ सूची में वर्तमान में की बात करेंगे तो 100 विषय सम्मिलित हैं, लेकिन उस टाइम आंसर 97 दिया। ऑप्शन में आपको 97 मिलेगा, 100 नहीं मिलेगा, तो आप 97 राइट करेंगे। भारत की संघ सूची में 97 विषय, यानी वर्तमान की बात करेंगे तो 100, ठीक है, विषय सम्मिलित हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं और वर्तमान की बात करेंगे 61 हो जाएंगे, और समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं और वर्तमान की बात करेंगे तो 52 विषय। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित यानी रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 11, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 को संसद को नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955, जो नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आप देख सकते हैं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यद्यपि समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है आर्टिकल 39D में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों में है, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 39D के अंतर्गत जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। तथापि सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 के मामले में यह निर्धारित किया है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द और आर्टिकल 39D के परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत जो है प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो इसका देख लेते हैं। पहला है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक, आर्टिकल 24, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा पहला ही, क्योंकि इसका संबंध जो है आर्टिकल 23 से होना चाहिए था। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक जो है आर्टिकल 23 से संबंधित है। आर्टिकल 24 में जो है बच्चों से संबंधित है। बच्चों के काम जो कारखाने में काम करते हैं अल्पवयस्क बच्चे जो है उनका संबंध आर्टिकल 24 से होता है। बी है गैर कानूनी निरोध के से संरक्षण, अनुच्छेद 22, ये राइट हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A बिल्कुल राइट हो जाएगा। और लोक नियोजन में समानता यानी आर्टिकल 16, लोक नियोजन में समानता का मतलब है अवसर की समानता, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम पर रोक आर्टिकल अनुच्छेद 23 से संबंधित है, यानी अनुच्छेद 24 का संबंध बच्चों के कारखानों में काम करने से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। छुआछूत का मतलब है अनटचबिलिटी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। तो देख सकते हैं इसका संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया है, अबोलिशन टू अनटचबिलिटी, और इसे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। संसद में सन 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया था। इसकी खामियों को दूर करने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लाया गया था, जो 1990 से पूरे देश में लागू हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा लगाया जाता है? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्टिकल 14 प्रत्येक व्यक्ति, न सिर्फ नागरिक,
के मूल अधिकारों का प्रतिपादन करता है कि उसे भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता की बात करेंगे तो ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, और विधियों के समान संरक्षण की बात करेंगे तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ विधि के समक्ष समता से आशय है कि राज्य सभी के लिए समान कानून बनाएगा और उसे समान रूप से लागू किया जाएगा, जबकि कानून के समान संरक्षण से तात्पर्य है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ समता का व्यवहार किया जाएगा। इस अनुच्छेद की विधि में बदलाव नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 21 आर्टिकल 21 जो है विदेश यात्रा से संबंधित है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विदेश यात्रा के अधिकार के साथ साथ अन्य अधिकार भी शामिल हैं, जैसे मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, 14 वर्ष तक की उम्र तक के बालक को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, देर से फांसी देने के विरुद्ध अधिकार, और शयन का अधिकार। शयन का मतलब है नींद का अधिकार। ठीक है, अगर आपकी नींद में कोई हानि पहुंचाता है तो आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे सोनू निगम ने किसके उपलक्ष्य में गए थे, जो नमाज लाउड स्पीकर, जो मस्जिदों में स्पीकर लगे हैं, सोनू निगम इसी के सिलसिले में हाई कोर्ट या मुंबई हाई कोर्ट गए थे कि इससे जो है मेरी नींद प्रभावित होती है, इसे बंद कीजिए। ठीक है, वहीं से ये मुद्दा उठा था। और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, यानी पॉल्यूशन जब आपके क्षेत्र में ज़्यादा होता है, ये आपका राइट है कि पॉल्यूशन समाप्ति के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। ये आर्टिकल 21 ये जीवन का अधिकार है। ठीक है, इसमें ये सभी अधिकार आपको दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आर्टिकल 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यानी सेक्युलर स्टेट है, जहां ऐसा राज्य जो सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निष्पक्षता से भाव रखता है। पंथ निरपेक्ष राज्य का इस विचार पर आधारित होता है कि राज्य का विषय केवल व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंध से है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच संबंध से नहीं। यह संबंध व्यक्ति के अंतःकरण का विषय है। संविधान के आर्टिकल 25 से 28 तक सभी उपबंधों द्वारा सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का दृष्टिकोण सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए संविधान में निम्न उपबंध दिए गए हैं, जैसे भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता को धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राविधान है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20, यानी अनुच्छेद 20 में इसका प्रावधान किया गया है कि आप कोई अपराध करते हैं तो उस अपराध के लिए आपको ही पुलिस कार्यवाही के माध्यम से या किसी भी माध्यम से अपने खिलाफ जो है साक्ष्य देने के लिए आप ही को जो है आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। आप देख सकते हैं इसमें अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, तो इसमें 3 बातों का वर्णन किया गया है। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के लिए समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। दूसरा है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यानी एक आपने अपराध किया, उसके लिए आपको एक बार सज़ा हो चुकी है 1 महीने की, उसके बाद ठीक है उस अपराध के लिए फिर दोबारा सुनवाई के बाद दोबारा आपको इसमें दंड नहीं दिया जा सकता। एक अपराध के लिए 2 बार आपको दंड नहीं दिया जा सकता है, आर्टिकल 20 कहता है। और तीसरा है किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जो आप मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि तीसरा ये कहता है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, ठीक है, उसी व्यक्ति से स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो ये आर्टिकल 30 यानी अनुच्छेद 30 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 कहता है कि धर्म तथा या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 28 की बात करेंगे, तो इसमें राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और आर्टिकल 29 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। और आर्टिकल 31 है कि संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति से संबंधित है, जिसमें कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है, कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की प्रवृत्ति की व्यावृत्ति है, और राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? इसका एक्सप्लेनेशन मैं पहले आपको लोगों को बता चुका हूं। आर्टिकल जब 23 पढ़ाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। आप इसे देख सकते हैं। आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, यानी 23 का संबंध मानव के बलात् दुर्व्यापार से हो जाएगा और 24 का संबंध बच्चों के कारखानों में काम करने से संबंधित हो जाएगा। आप इसे रीड कर सकते हैं। आर्टिकल 23 के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इस प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जा सकता है। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, एवोल्यूशन टू अनटचबिलिटी की बात करता है। यहाँ पे जो है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। और आर्टिकल 19 की बात करेंगे, तो इसमें वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। शांतिपूर्ण निरायुद्ध सम्मेलन की बात की गई है। संगम या संघ बनाने की बात की गई है। और भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का प्रावधान किया गया है। और भारत के राज्य क्षेत्र किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार की बात की गई है। और अंतिम है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार करने का अधिकार की बात की गई है। आप आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो भी प्रावधान किए गए हैं उसे इस तरीके से याद कर सकते हैं, अर्थात वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है बोलने की स्वतंत्रता। आपको आज़ादी है, आप बोल सकते हैं और तब तक बोल सकते हैं जब तक संविधान के खिलाफ ना हो। ठीक है, पहला ये हो जाएगा बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन। अब बोलेंगे कहाँ पे, आप कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन में बोलेंगे, तो दूसरा हो जाएगा सम्मेलन के माध्यम से, जब सम्मेलन में बोलेंगे। तीसरा है संगम या संघ बनाने का अधिकार। ठीक है, जब बोलेंगे सम्मेलन में, तो सम्मेलन में आपने स्पीच दी, वहाँ से आपका क्या बनेगा, एक संगम बन जाएगा, संगठन बन जाएगा, उसी को हम संघ कहते हैं। और संघ बन गया तो फिर क्या करेंगे आप लोग, जब संघ बन जाता है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का प्रयोग, यानी संघ बनेगा तो आप प्रचार प्रसार के माध्यम से आप इंडिया में, पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है, और भ्रमण करने के बाद भारत के राज्य क्षेत्र किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार आपको दिया गया। यानी जब भ्रमण कर रहे हैं, संघ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जहाँ भी भ्रमण जाएंगे करेंगे वहाँ आपको रहने की भी सुविधा दी गई है, यानी निवास करने का अधिकार आपको है। उसके बाद जब निवास वहाँ कर रहे हैं तो भाई वहाँ आपको आजीविका भी चाहिए, कुछ न कुछ खाने पीने के लिए। ठीक है, तो आप इस देख सकते हैं इसमें कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार करने का अधिकार। अब वहाँ निवास कर रहे हैं तो वहाँ अपना व्यापार या कारोबार और जीविका के लिए जो भी आप साधन करना चाहते हैं उसका भी आपको अधिकार दिया गया है। ये सभी राइट्स आपको आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24, जिसमें 14 वर्ष से कम
आयु के बालकों को कारखानों में काम करने से मना किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ये भी आता है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये भी आता है। मृत्युदंड का संबंध इससे नहीं है। आप देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में मृत्युदंड नहीं आता है, क्योंकि चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता परम आनंद बनाम भारत संघ 1998 में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न विशाखा मामले में आर्टिकल 14(19)(21) है तथा स्वच्छ जल संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है। यानी आपका पॉल्यूशन के बारे में आपको बताया था, उसी प्रकार स्वच्छ जल का भी आपका राइट है। अगर आपके क्षेत्र में शुद्ध जल नहीं आता है, ये आपका राइट है, उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हमें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसलिए आर्टिकल मृत्युदंड का प्रावधान आर्टिकल में नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो किस में देता है? आर्टिकल 40 की बात की थी हमने, डीपीएसपी से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निश्चित तत्वों में शामिल है और आर्टिकल 40 में उपबंधित है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन करने के लिए एक कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। मनरेगा का प्रावधान आर्टिकल 43 में निहित है, अर्थात जो गवर्नमेंट की स्कीम है मनरेगा, जिसमें 100 दिन का रोजगार आपको दिया जाता है, वो आर्टिकल 43 में निहित है। उसी के अंतर्गत गवर्नमेंट आपको रोजगार देती है, जबकि आयोग के अनुसार 47 में निहित माना गया है। जबकि आयोग के अनुसार, यहाँ पर आयोग के अनुसार जो है 47 निहित माना गया है, ये दिया है आंसर में, वहाँ पे सस्पेंस रहा होगा, इस 47 दे दिया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो इसे देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है धन विधेयक। धन विधेयक का जो प्रावधान किया गया है आर्टिकल 110, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ठीक है, और धन विधेयक का प्रावधान की बात करेंगे तो प्रावधान 109 में किया गया है, 109 में, और 110 में इसको परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को 110 में परिभाषित किया गया है। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 356 के अंतर्गत राज्यों में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 352 के अंतर्गत क्या होता है? 352 के अंतर्गत बाह्य आक्रमण, जब किसी देश में बाह्य संकट की घोषणा होती है, बाह्य आक्रमण की सूचना मिलती है, तो आर्टिकल 352 लगाया जाता है। और 360 में क्या होता है? वित्तीय आपातकाल, जब देश में धन की कमी हो जाती है, तब वहाँ पे क्या लगाया जाता है? आर्टिकल 360 यानी वित्तीय आपातकाल। और भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। 356 लगते रहता है। और 352 के अंतर्गत जो बाह्य आक्रमण के अंतर्गत जो 352 आर्टिकल लागू हुआ था, वो 3 बार हो चुका है। एक बार चाइना के आक्रमण में, दूसरी बार पाकिस्तान ने आक्रमण जब किया था, और तीसरी बार इंदिरा गांधी के शासनकाल में। आप इसको देख सकते हैं, अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर की दशा में उपबंध किया जाता है। आर्टिकल 243 स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जो अभी वर्तमान का मुद्दा भी बना हुआ है कि पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात नरेंद्र मोदी बार बार कर रहे हैं, ये उसी से संबंधित है। वर्तमान में इंडिया का एकमात्र स्टेट है जहाँ कॉमन सिविल कोड लागू है। कौन सा है? गोवा। ठीक है, तो आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 137, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत बात करेंगे, इसका जो है निर्णयों तथा आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन का मतलब है जो निर्णय दिए हैं, जो आदेश उच्चतम न्यायालय का द्वारा दिए गए हैं, उनको रीओपन किया जा सकता है, उनका पुनर्विलोकन किया जा सकता है, आर्टिकल 137 कहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो इसलिए कम क्वेश्चन हुए आज, उसके लिए सॉरी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।